नमस्कार। HPRC के अपकमिंग TGT, JBT, पटवारी और भी बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है वो नाम दिया है। इस अभ्यास HPRC सीरीज में जो है वो पूरे सिलेबस को जो है वो कवर किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रेफर्ड टू एज लैंडर्स ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। देखिए, लैंडर्स ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट जो है वो किसको बोलते हैं, वो RBI को बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो बोलते हैं। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो बैंकर्स ऑफ बैंक भी जो है वो बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो अपना खाता खुलवा सकते हैं, ये सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्ली खाता तो नहीं खुलवा सकते जाकर, परंतु जितने भी बैंक हैं वो सारे RBI के द्वारा ही जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। RBI की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में इसको नेशनलाइज जो था वो किया गया था। RBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में जो है स्थित है और RBI के जो गवर्नर हैं उनकी बात करें तो वो संजय मल्होत्रा जो है वो RBI के गवर्नर हैं। RBI के अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस जो है वो दी गई हैं। यहाँ पर नाबार्ड दिया गया है, SBI दिया गया है और सेबी दिया गया है। सबसे पहले हम नाबार्ड की बात कर लेते हैं कि नाबार्ड की पूरा नाम क्या है और नाबार्ड की स्थापना जो था वो कब की गई थी। नाबार्ड का पूरा नाम जो है वो, इसका पूरा नाम आपने ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। वैसे ही यहाँ पर जो है वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में की गई थी। पहले इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था जो कि 1921 में बनाया गया था, फिर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो बनाया गया। उसके अलावा SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दिया गया है जो कि स्टॉक मार्केट यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज को जो है वो रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी की अगर हम बात करें कि सेबी की स्थापना कब की गई थी, सेबी को जो है वो 1988 में बनाया गया। जब 1988 में ये बनाई गई थी तो ये एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी के रूप में जो था वो बनाई गई थी, परंतु 1992 में इसको स्टैच्यूरी स्टेटस दिया गया और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी जो है वो बन गई। तो ये ध्यान रखना है, कई बार 1988 ऑप्शन में होता है, कई बार 1992 ऑप्शन में होता है। जैसा भी ऑप्शन हो एज पर रिक्वायरमेंट आपको आंसर जो है वो करना है सेबी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं तेभागा मूवमेंट टुक प्लेस इन। ये तेभागा आंदोलन जो था वो कब हुआ था। अगर हम तेभागा मूवमेंट की बात करते हैं ये 1946 में हुआ था, परंतु बोलते हैं टुक प्लेस इन कहाँ पर ये हुआ था। तेभागा मूवमेंट जो है वो बंगाल में हुआ था। कई बार इंडिविजुअली क्वेश्चन ना पूछकर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैच करने को जो है वो ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे कि अलग अलग मूवमेंट होंगे तो उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं, वो कहाँ पर फेमस थे वो भी जानते हैं। तो मूवमेंट में एक सन्यासी रिवोल्ट जो था वो हुआ था। ये कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है वो 1763 से लेकर जो है वो 1800 के बीच में जो था वो सन्यासी रिवोल्ट जो था वो हुआ था। एक चुहार मूवमेंट हुआ था। चुहार हुआ कहाँ पर था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी बंगाल में ही जो था वो हुआ था। चुहार आपने ध्यान रखना है कि ये बंगाल में जो था वो हुआ था। एक कोल म्यूटिनी हुई थी, कोल विद्रोह जिसको बोलते हैं। कोल विद्रोह जो था वो 1831 में जो था वो हुआ था। छोटा नागपुर के जो लोग होते थे उनके द्वारा ये किया गया था। एक पाइका रिबेलियन हुआ था। ये पाइका कब हुआ था, पाइका का आपने ध्यान रखना है कि ये 1817 में जो था वो हुआ था, 1817 में हुआ था। वाह भाई मूवमेंट था। वाह भाई मूवमेंट कब हुआ था, वाह भाई मूवमेंट आपने ध्यान रखना है कि ये मूवमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ये लगभग 1703 से 1787 के बीच में हुआ। ये एक्चुअली में जो था ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो था वो था जिसकी स्थापना सैयद अहमद ऑफ राय बरेली के द्वारा जो था वो की गई थी। ये अब्दुल वहाबा एक हुआ करते थे सऊदी अरबिया के। इनकी स्टडी से जो था, इनकी टीचिंग से जो था ये प्रभावित थे। फिर अहमद जो सैयद अहमद थे इनके द्वारा ये वहाबाई मूवमेंट जो था वो चलाया गया था। और पाबना विद्रोह हुआ था। पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था। दक्कन विद्रोह हुआ था। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था। दक्कन विद्रोह हुआ था ये 1875 में जो था वो हुआ था। एक रामोसी विद्रोह हुआ था, ये 1877 से 1887 के बीच में हुआ था। फिर बाद में चंपारण मूवमेंट 1917 का है। खेड़ा मूवमेंट 1918 का है। इक्का मूवमेंट 1921 का है। तो इस तरह से आगे चलकर मूवमेंट होते रहे, परंतु आपने ध्यान रखना है कि अभी तक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए, परंतु अब आगे पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि आगे
एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल हिस्ट्री स्पेसिफिक वे में डिटेल में मेंशन की गई है और एक एक मोमेंट ये याद रखना ज़रूरी है आपको, ये एक एक दो दो नंबर लेकर आपके लिए आएगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन 1930s। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट डिप्रेशन 1930 के दशक की एक परिभाषित विशेषता है। जो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन था उसकी एक जो ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन है वो क्या है, इनमें से देखिए ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था इसमें जो है वो मास अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो था वो हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हायर लेवल पर लोग बेरोजगार हो गए थे और इंडस्ट्रीज भी जो है वो बुरी तरह से जो है वो प्रभावित यहाँ से हुई थी। 1930s में ही देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जो था वो स्टार्ट हुआ था, तो उसके बारे में भी पूछा जाता है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग लोगों के द्वारा लीड किया गया था। जैसे कि हम बात करें कि तमिलनाडु के तंजौर कोस्ट में किसके द्वारा लीड किया गया था, तो वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो था वो किया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे, तो सरोजनी नायडू भी पार्टिसिपेंट थी। सरोजनी नायडू जो था वो पहली महिला भी बनी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो था वो प्रिजाइड किया था, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इसमें जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें भाग लिया था, ये अरेस्ट भी हुए थे। और खान अब्दुल गफर खान थे। खान अब्दुल गफर खान जो है वो खुदाई खिदमतदार जो रेड शर्ट एक मूवमेंट थी उसके साथ ये जुड़े हुए थे। तो इन मेन आपने जो है वो नेताओं के नाम याद रखने हैं, यहाँ से इतना ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विद रेफरेंस टू ऑक्सबो लेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोलते हैं ऑक्सबो लेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, आपको विचार करना है। ऑक्सबो लेक के बारे में ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। हम बात करेंगे कि ऑक्सबो लेक किस तरह की होती है। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता भी होना चाहिए। बोलते हैं दे आर फॉर्म्ड इन द अपर माउंटेनियस कोर्स ऑफ अ रिवर, कि ये जो है वो नदी के ऊपरी पहाड़ी मार्ग में जो है वो बनती है, ये जो ऑक्सबो लेक होती है। और दूसरे में बोलते हैं कि दे रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अ मियंडर्स लूप बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द मेन चैनल। तो बोलते हैं कि ये जो है वो मुख्य चैनल से एक मेंडर लूप काटने की प्रक्रिया का जो है वो परिणाम है। अगर देखो हम ऑक्सबो लेक की बात करते हैं तो मैं पहले उसके बारे में बताता हूँ। पहले तो देखिए कि ये बनती कैसे है। अच्छा, किसी भी रिवर की अगर आप स्टार्टिंग प्रोसेस देखेंगे तो जैसे यहाँ से रिवर ये ओरिजिनेट हो रही है, जैसे कोई भी रिवर है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पहले ये ऐसे बहेगी, फिर ऐसे ये कर्व करना स्टार्ट कर देगी, मुड़ना स्टार्ट कर देगी। देखेंगे आप कि ज़्यादा मुड़ना जो है वो स्टार्ट कर देती है, और ये जो मुड़ने की पूरी प्रक्रिया है इसको ही बोलते हैं मियांडर। मियांडरिंग कर रही है मतलब ये मुड़कर चल रही है, यही होगा। और फिर आगे चलकर क्या होता है, यही मुड़ा हुआ भाग ज़्यादा नैरो हो जाता है और ये अलग हो जाता है, और ये जो अलग हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है वो ऑक्सबो लेक जो है वो बोलते हैं। ये एक ऑक्सबो लेक की फॉर्म में जो है वो बन जाता है आगे चलकर। और इसी तरह से जब लेक आगे बहती है तो लेक का जो अपर कोर्स होता है उसमें कोई भी जो है वो ऑक्सबो लेक नहीं बनेगी, मिडिल कोर्स में नहीं बनेगी, लोअर कोर्स में जाकर जो है वो क्या होगा, ऑक्सबो लेक जो है वो बनेगी। और उसके बाद जब ये आगे जाएगी तो ये डेल्टा फॉर्म जो है वो करेगी। और डेल्टा का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो लार्जेस्ट डेल्टा जो वर्ल्ड में आता है वो सुंदरबन डेल्टा आता है, जो कि फॉर्म किया जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लीवर का अपर कोर्स कौन सा होता है, मिडिल कोर्स कौन सा होता है। ये जो मिडिल कोर्स है यहाँ पर ये मियांडरिंग करती है, मियांडर जो है वो मिडिल कोर्स में जो है वो आता है, और लोअर कोर्स में जो है वो ऑक्सबो लेक जो है वो आती है। और यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट्स ऊपर देखेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा गया था, तो सबसे पहली स्टेटमेंट में क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ पर देखिए बोलते हैं कि दे आर फॉर्म्ड इन द अपर माउंटेनियस कोर्स। तो अपर माउंटेनियस कोर्स में ये नहीं बनती, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और बोलते हैं दे रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मियंडर लूप। तो बिल्कुल सही बात है, जब मियंडरिंग करती है रिवर तो वो ज़्यादा नैरो हो जाती है और एक पार्ट उसका अलग हो जाता है, जो कि ऑक्सबो लेक का नाम जो है जिसको दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट सही है आपके पास और पहली स्टेटमेंट आपके पास जो है वो गलत दी गई है। ओनली 2 इज करेक्ट, और ये प्रोसेस आपको यहाँ से अच्छे से समझ भी आ गई होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, बोलते हैं द 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो बोलते हैं कि जो 5वीं अनुसूची आती है वो 5वीं अनुसूची जो है वो किस समूह के विशिष्ट लोगों के हितों और उनके शासन और उनके संरक्षण से जो है वो संबंधित है।
जो 5th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है वो किसकी बात करता है, वो शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। ना ही वो बात करता है शेड्यूल कास्ट की, ना ही वो बात करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की, ना ही वो रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करता है। जो हमारा 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, वो किसकी बात करती है, वो बात करती है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ड है, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनकी बात करती है। उससे रिलेटेड प्रोविजन इसमें जो है वो दिए गए हैं। अगर पेपर देने जाना है तो शेड्यूल पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे ये पेपर में पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, ये याद होने ही चाहिए आपको। ये बेसिक पॉलिटी का माना जाता है। पहला शेड्यूल बात करता है कोई भी स्टेट और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, और दूसरा शेड्यूल बात करता है अलाउंसेस एनरोल में जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इन सबको। और थर्ड शेड्यूल बात करता है जो ओथ जो फॉर्म दी गई है, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, कैग हो गया, इन सब की बात यहाँ पर करता है, इनकी ओथ की बात करता है। और फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीट्स को एलोकेट किस तरह से किया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। और 5th शेड्यूल बात करता है जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रोविजन है। और 6th शेड्यूल जो है वो बात करता है ट्राइबल एरियाज की इन द स्टेट ऑफ, जो इसमें जो है वो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं ट्राइबल एरियाज को, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है वो हो गया। 7th शेड्यूल जो है वो बात करता है यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, इनकी बात ये करता है। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस आती हैं आप कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। 9th शेड्यूल बात करता है आपका कि एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कुछ इस तरह से ये बात करता है। 10th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। 11th शेड्यूल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो पंचायती राज की बात करता है, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। और उसके बाद 12th शेड्यूल आता है जो कि बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ की, 74th अमेंडमेंट से जो है ये संबंधित है, या फिर 74th अमेंडमेंट द्वारा ये ऐड किया गया था। मैंने सारे शेड्यूल पेपर से पहले आपको रिवाइज करवा दिए, हर एक शेड्यूल आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए टाइमली ज्वाइन कर फायदा ये है कि रिवीजन भी कर पाएंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है ये इन सभी एग्जाम्स में आपको जो है वो हेल्प करेगी, और इन सभी एग्जाम्स में प्रॉपर शेप आप अपने स्टडी को दे पाएं, यहाँ से जो है वो आप ये एंश्योर कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। आगे बोलते हैं हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पॉलिटी के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो अभी तक का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना रहा हो ऑनलाइन। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है तो उसका जो है वो उसके बारे में जो है वो कौन डिसाइड करेगा, तो उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली अपॉइंट नहीं किए जाते कि हम लोग जाएंगे और वोट दे देंगे। इनको इलेक्ट करने के लिए जो है वो वोटिंग होती है, परंतु वोट कौन करता है, वोट करने के लिए जो है जो MP होते हैं आपके, MLA होते हैं आपके, वो जो है वो यहाँ पर वोट करते हैं। और लोकसभा के भी MP, राज्यसभा के भी MP यहाँ पर वोट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के MP यहाँ पर वोट करते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ के जो MP होंगे वो भी यहाँ पर जाकर वोट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो वो 35 ईयर जो है वो चाहिए होती है। प्रेसिडेंट को जो ओथ वगैरह दिलवाई जाती है वो किसके द्वारा जो है वो दिलवाई जाती है, तो प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है वो आपने ध्यान रखना है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, वो जो है वो उनको ओथ जो है वो दिलवाएंगे। और इनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो उसके बारे में डिसाइड जो है वो करता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द अदर नेम। तो बोलते हैं संसदीय सरकार को जो है वो अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है। क्या उसको कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं, क्या उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, क्या उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, क्या उसको फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बोलते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सिस्टम, इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुनकर भेजी गई होती है। इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी जो है वो बोला जाता है, परंतु इसको फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलते। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर
इलेक्शन होंगे, जितनी भी पार्टियां चाहे एक पार्टी है, 2 पार्टी है, 3 पार्टी है, जितनी भी पार्टियां यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकती हैं। अब जिस भी पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलेगा वो जो पार्टी होगी वो जो है वो सरकार यहाँ पर बना लेगी। और इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूके से ही इंडिया का लिया गया है। इस तरह के सिस्टम को जो है वो इंडिया जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो अलग अलग चीज़ों को बोरो किया गया है। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये अलग अलग कंट्रीज से ली गई हैं। मैंने फंडामेंटल राइट भी बोला, फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोला और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोला। आप कमेंट कर बताइए कि ये कौन कौन सी कंट्री से जो है वो बोरो किए गए हैं, याद होना चाहिए टिप्स पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स वर फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन। तो टीचर्स को जो है वो नेशनल लेवल पर अवार्ड दिए जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि हिमाचल के जो टीचर होते हैं उनको भी ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये पूछा गया है कि जो नेशनल अवार्ड फॉर टीचर है ये कब स्टार्ट किया गया, सबसे पहले इसको स्थापित जो था वो कब किया गया था। ये 1958 में जो था वो स्थापित किया गया था। यहाँ पर टीचर्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एक तो जानेंगे कि नेशनल टीचर्स डे जो है वो कब बनाते हैं। नेशनल टीचर्स डे हम इंडिया में मनाते हैं, तभी ये नेशनल टीचर डे बोला गया। ये हर साल जो है वो 5 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाते हैं, क्यों इसको जो है वो मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जो है वो बर्थ एनिवर्सरी जो है वो होती है। तो 5 सितंबर को मनाते हैं। अब वर्ल्ड लेवल पर भी जो है वो टीचर डे जो है वो मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लेवल पर टीचर डे कब मनाते हैं? तो इसके ठीक 1 महीने के बाद वर्ल्ड लेवल पर टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे जो है वो मनाया जाता है और ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? ये जो वर्ल्ड टीचर डे था इसकी थीम भी रखी गई थी 2025 में, क्योंकि हमने ये देखा कि ऑनलाइन एग्जाम जो टीजीटी नॉन मेडिकल के हुए उनमें थीम्स भी पूछी गई। इसकी थीम रखी गई थी रीकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी, तो थीम ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच नॉन रिन्यूएबल सोर्स इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक टूथब्रशेज एंड गैसोलीन्स। तो बोलते हैं कि प्लास्टिक टूथब्रश और गैसोलीन बनाने के लिए किस गैर नवीकरणीय संसाधन का उपयोग किया जाता है? हम बात करते हैं उस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स की जो इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक के टूथब्रश बनाने के लिए, गैसोलीन्स बनाने के लिए। तो ये जो है वो पेट्रोलियम है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें देखो नेचुरल मटेरियल आते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स आपके हो गए, जैसे कि जो धरती के नीचे से कोल निकलेगा, ऑयल निकलेगा, नेचुरल गैस होगी, न्यूक्लियर फ्यूल्स, यूरेनियम वगैरह होंगे। ये जो है वो आपके किस में आते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। अब देखिए ये एक बार जैसे ये आपका कोयला ही है, एक बार जलकर राख हो गया तो इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम है, एक बार गाड़ी में डाला उसका जो है वो धुआं बनकर निकल गया, उसको कुछ नहीं कर सकते आप, वहाँ से पॉल्यूशन ही होगा और उसको फिर से रिगेन नहीं किया जा सकता। तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये हुए। अगर हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बात करते हैं तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनको फिर से रिन्यू किया जा सकता है, जैसे कि जो सनलाइट है, विंड है, वाटर है, बायोमास है, ऐसी चीज़ें हो गई। वाटर आपको पता है इवेपोरेट होकर जाएगा, ऊपर से नीचे ही फिर से जो है वो आएगा। तो ये बेसिक इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। इतना ही यहाँ से बेसिक ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर बोलते हैं द SI यूनिट ऑफ विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ चार्ल्स अगस्टिन कोलंबस। तो बोलते हैं कि किस मौलिक भौतिक मात्रा की SI इकाई का नाम जो है वो चार्ल्स अगस्टिन कोलम के नाम पर जो है वो रखा गया है। देखिए बोलते हैं कि कौन सी ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो SI यूनिट है वो जो है वो चार्ल्स अगस्टिन कोलम के नाम पर रखा गया है। तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल चार्ज, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मान लो सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होते हैं, तो कूलम आपने ध्यान रखना है कि कूलम जो है वो इसके SI यूनिट जो है वो होते हैं। यहाँ पर वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर भी दिया गया है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या होते हैं, यहाँ पर वॉट आपने ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिकल पावर के SI यूनिट जो है वो होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जो है वो दिया गया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के SI यूनिट जो है वो क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड के SI यूनिट आपने ध्यान रखने हैं कि इसके SI यूनिट जो है वो वोल्ट पर मीटर आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ इसको, वोल्ट मीटर इन्वर्स कर भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे कर या फिर ऐसे कर लिखेंगे, इसको कैसे भी लिख दीजिए चाहे।
यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी दिया गया है। इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी के जो एसआई यूनिट होते हैं वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होते हैं, एम्पियर डिवाइडेड अपॉन मीटर का स्क्वायर, ऐसे जो है वो होते हैं। तो ये मैंने बेसिक बताए जो यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी जो है वो चलते हैं। हम वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन से आपका थोड़े टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। बोलते हैं मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑफ। तो जो मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स बनते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो जो है वो होते हैं क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड्स। तो क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड आपने ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं हु इज ऑथर ऑफ बुक साउदर्न लैंड्स। तो ये रेयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ये ग्रिफ्टिन टेलर इनका नाम है। आगे बोलते हैं बेसाल्ट एंड फेल्साइट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस तरह की रॉक्स के एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो ये जो है वो एपेनेटिक इग्नियस रॉक के जो है वो एग्जाम्पल आते हैं। आगे बोलते हैं जर्नल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इन डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट एरियाज इज। तो बोलते हैं कि इसमें जो है वो ब्लॉक लाइन पैटर्न जो है वो होता है, जो डेजर्ट इनके रेगिस्तान और जो अर्ध रेगिस्तान होते हैं उनमें फॉलो किया जाता है। जो चिलिका और पुलिकत लेक्स आती हैं वो किस तरह की लेक्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है वो आपने लेगून्स के एग्जाम्पल जो है वो ध्यान रखने हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो चिल्का लेक आती है, ये लेक जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है। इसको जो है वो चिल्का लेक जो है वो इम्पोर्टेंट है, और चिल्का लेक जो है वो कहाँ पर आती है, ये उड़ीसा में जो है वो आती है। पुलिकत लेक जो है वो कहाँ पर आती है, पुलिकत लेक की अगर हम बात करेंगे तो ये लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो है वो आती है, बॉर्डर पर ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं खेतरी फेमस फॉर कॉपर माइंस इन इंडिया लोकेटेड इन। तो खेतरी जो है वो कॉपर माइंस के लिए है और ये राजस्थान में आता है। कई बार ऐसे बेसिकली क्वेश्चन पूछ जाता है कि खेतरी जो है वो किस मेटल के लिए जो है, किस माइन के लिए फेमस है। तो ये कॉपर माइंस के लिए जो है वो फेमस है। आगे बोलते हैं क्वार्ट्जाइट इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ। तो क्वार्ट्जाइट जो है वो सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म है। इनके ये भी ध्यान रखिए कि क्वार्ट्जाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो आता है। आगे बोलते हैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ सहारा डिजर्ट मेक हाउसेज फ्रॉम ड्राई ग्रास आर नोन एज। तो सहारा डिजर्ट में जो लोग रहते हैं उनको जो है वो कौन सी ट्राइब है, एक तरह से जेरिबस जो है वो है, ऑप्शन इसका जेरिबस होगा। विच ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा दैट फ्लोज थ्रू भूटान। बोलते हैं विच ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की कौन सी ट्राइब्यूटरी है जो भूटान से होते हुए जो है वो आती है। तो वो वोंगचू रिवर जो है वो है, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है और भूटान से होते हुए आती है। आगे बोलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या में जो है वो स्थित है। नैरोबी केन्या आपने ध्यान रखना है। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है। बोलते हैं विच फ्रीडम फाइटर वॉज पॉपुलरली रेफर्ड टू मास्टर दा। तो मास्टर दा जो है वो सूर्य सेन को बोलते थे। वट वॉज द एक्चुअल नेम ऑफ नाना साहिब द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। तो नाना साहिब को जो है वो नाना गोविंद धोंधू पंथ भी जो था वो बोलते थे। इनका एक्चुअल नाम ये था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। तो फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का जो है वो फाउंडर तारकनाथ दास थे। और आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं तारकनाथ दास फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन। तो तारकनाथ दास के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। ये कैलिफोर्निया में जो था वो की गई थी। महात्मा गांधी स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन। तो महात्मा गांधी ने 1940 में जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था वो स्टार्ट किया था। आगे बोलते हैं द इंडिगो रिवल्ट एंड द पावना रिवल्ट इन 19th सेंचुरी टुक प्लेस इन। तो बोलते हैं कि इंडिगो रिवल्ट और पावना रिवल्ट जो 19th सेंचुरी में हुई वो बंगाल में हुई थी। ये ध्यान रखें कहाँ पर हुई थी, बंगाल में हुई थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर अ स्ट्रक्चर नोन एज इब्दाद खाना वॉज कंस्ट्रक्टेड एट। तो अकबर के कार्यकाल के दौरान इब्दाद खाना बनाया गया था। ये फतेहपुर सिकरी में जो था वो बनाया गया था। इन ऋग्वेदा अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन टू कल्टिवेटेड लैंड वॉज नोन एज। तो इन ऋग्वेदा बोलते हैं स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन टू कल्टिवेटेड लैंड, उसको जो है वो खिल्या बोला जाता था। मतलब दोनों तरह से जुते हुए खेत हैं, बीच में जो लैंड आएगी उसको खिल्या बोला जाएगा। आगे बोलते हैं हु एंडेड द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल इन 1772। तो बंगाल में जो 1772 में द्वैध शासन हुआ करता था वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। और नेक्स्ट में बोलते हैं मुगल रूलर बाबर सर्कुलेटेड कॉइन्स नेम्ड
शाहरुख तक कॉइन वर मेड ऑफ, तो ये शाहरुख कॉइन जो है वो सिल्वर के जो था वो बने होते थे। तो ये आपने वन लाइनर क्वेश्चन में ध्यान रखने हैं। हमने 10-20 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लिए। अगर मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी यहाँ से वन लाइनर पूछा गया तो रिवीजन भी आपका हो गया और साथ में एग्जाम में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ रिवर टेंगस। तो ये जो टेंगस नदी है बोलते हैं इसके किनारे जो है वो कौन सा शहर है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप कमेंट कर कर अपना आंसर बताएंगे। इससे पिछले एडिशन में जो है वो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।